गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ हाजिर हूं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर। खबरों में रफ्तार होगी, धार होगी और फुल इंफॉर्मेशन का डोज होगा। वैसे आज है संडे और आप करेंगे आराम, लेकिन हम आपसे कहेंगे थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए और हमारे साथ देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। देखिए, एक बात की तो गारंटी है, ये बुलेटिन देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। तो आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हर जगह हो रही है, उनकी चर्चा की जा रही है। लेकिन ऐसे में बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और दुष्प्रचार की कोशिश की है। हालांकि सरकार ने इस पर एक्शन भी ले लिया है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि किस तरीके से फिल्में बनाकर और वीडियो प्लानिंग के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, किसी चर्चित शख्स की इमेज को खराब किया जाता है, उसकी छवि को धूमिल किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आप। केंद्र सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है। इसे शेयर करने वाले ट्वीट को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक जिन ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए भारत के 300 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। इनमें रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल हैं। बीबीसी पर प्रधानमंत्री के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने का आरोप है। चिट्ठी में लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्री एक तरफा है और भ्रमपूर्ण रिपोर्टिंग पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से मिली पीएम को क्लीन चिट को भी नजरअंदाज किया गया है। तो पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी सोच का लोहा मान रही है। रूस, अमेरिका, हर कोई हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज करने का मकसद क्या? और हैरानी वाली बात यह है कि जरा आप सोचिए कि जिस ब्रिटेन में इस फिल्म को रिलीज किया गया है, वहीं की संसद में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी है। जी हाँ, वहां के सांसद ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश संसद में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता की गूंज सुनाई दी है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बिलीमोरिया ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। 19 जनवरी को ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने कहा कि एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। ये पहला मौका नहीं है जब विदेश में मोदी की लोकप्रियता का डंका बजा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक विरोधी अक्सर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बदनाम और शोषण जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आजकल जहन में सबसे पहले WFI आता है। और ऐसे में खेल मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन भी लिया गया है। क्या कुछ अभी तक हुआ है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों के विवाद पर खेल मंत्रालय एक्शन में है। फेडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। तोमर पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। तोमर ने कहा कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और व्यक्तिगत तौर पर मुझे खिलाड़ियों के आरोप सही नहीं लगते। दूसरी तरफ सरकार ने WFI की सभी एक्टिविटीज को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये रोक तब तक रहेगी जब तक निगरानी समिति गठित नहीं हो जाती और वो WFI की पूरी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती। इसका असर गोंडा में चल रही प्रतियोगिता पर भी पड़ा है। सरकार ने प्रतियोगियों से लिए गए प्रवेश शुल्क को वापस करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ खेल मंत्रालय के नोटिस के जवाब में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि खिलाड़ी अपने निजी हितों के लिए WFI को बदनाम कर रहे हैं। विरोध के पीछे उनका पर्सनल एजेंडा है। WFI में अध्यक्ष या कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है। यहाँ कुप्रबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ की आज अयोध्या में एनुअल मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया पहलवानों के आरोपों का जवाब दे सकते हैं।
तो देखिए, खेल मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि वो खिलाड़ियों के साथ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब कार्रवाई की बात की जा रही तो जम्मू से भी खबर है, क्योंकि जम्मू में ट्विन ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहां पर किस तरीके से आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। क्या खबर है जम्मू से, देखिए आप। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में शनिवार सुबह 2 ब्लास्ट हुए, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर में 2 वाहनों में विस्फोट हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है। शनिवार को बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। शुरुआती जांच में दोनों धमाकों में स्टिकी बम के इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। अभी तक की जांच में अहम बात ये सामने आई है कि धमाके से आतंकी डांगरी पार्ट 2 करना चाहते थे। ट्विन ब्लास्ट के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा आज कठुआ के हीरानगर से शुरू होगी और जम्मू पहुंचेगी। ब्लास्ट के बाद यात्रा की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है। जोड़ो यात्रा आज जम्मू पहुंच रही है और ऐसे में आतंकियों ने ब्लास्ट जानबूझकर किए ताकि लोगों को डराया जा सके, माहौल खराब किया जा सके। लेकिन हम बता दें कि आतंकियों के किसी भी इस तरह के नापाक मंसूबों से कोई डरने वाला नहीं है, बल्कि उनका चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। हमारे सुरक्षा बल उनको ढूंढकर उनका खात्मा करेंगे। लेकिन बाकी क्या चल रहा है दुनिया में, 2 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की हैं। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आज फिर जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोले दागे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया। हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्बानिया में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे इलाके तबाह हो गए हैं। हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ अल्बानिया का एक हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरे हिस्से में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉक हो गए हैं और बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। इजराइल में हाल ही में चुनी गई बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू के फैसले इजराइल के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले हैं। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर से सामने आई हैं, जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग इजरायली राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट में इजराइल के पूर्व पीएम और विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए हैं। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में नेशनल ट्यूलिप दिवस मनाया गया। इस मौके पर 2 लाख से भी ज्यादा ट्यूलिप का पीकिंग गार्डन बनाया गया, ताकि लोग अपनी पसंद का फूल चुनकर नेशनल ट्यूलिप डे सेलिब्रेट कर सकें। कई लोगों ने तो अपनी पसंद के फूलों का गुलदस्ता भी बनवाया। बता दें कि नीदरलैंड्स हर साल 1.7 से 1.9 बिलियन तक ट्यूलिप का उत्पादन करता है और 100 से भी ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को सीट बेल्ट हटाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 100 पाउंड का जुर्माना लगाया है। सुनक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया था और वो चलती कार में बिना सीट बेल्ट पहने वीडियो बना रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली है, लेकिन विपक्षी दल लेबर पार्टी ने सुनक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सीट बेल्ट लगाना नहीं जानते। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इसका आयोजन पिछले 2 दशक से हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, या यूं कह लीजिए कि विवादों में आ गया है। मुगल टेंट को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये है कि टेंट का नाम मुगल टेंट क्यों किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर में 2 दशक से आयोजित होने वाला लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर विवादों में है। इस बार इसमें लगा मुगल टेंट सवालों में है। बीजेपी का आरोप है कि टेंट का नाम मुगलिया रखना शौर्य की धरती राजस्थान के वीरों का अपमान है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। देश की स्वाधीनता के आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बान हुए उन लोगों के नाम से रख सकते थे। केवल और केवल एक टेंट का नाम मुगल रख करके उन्होंने इस देश के अधिकांश लोगों के मन को पीड़ा पहुंचाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जयपुर के 5 सितारा होटल में ये कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी ने आयोजकों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता, ये अपनी अपनी सोच है। देखिए, जब हिस्ट्री होती है, उसकी डिनायल होने की क्या वो है। एंड अगेन आई एम सेइंग ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन।
लिटरेचर फेस्टिवल में देश दुनिया के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सचिन पायलट को नकारा, गद्दार और कोरोना कहने पर सीएम गहलोत को नसीहत दी। कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। तो लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर बीजेपी के अपने सवाल हैं और आयोजकों के अपने तर्क हैं। सवाल अभिव्यक्ति की आजादी का भी है तो सवाल जन भावनाओं का भी है, और ऐसे में सवाल हत्या और रेप का दोषी यानी कि राम रहीम की पैरोल को लेकर भी है। जेल से एक बार फिर से राम रहीम पैरोल पर बाहर आया और बाहर आते ही उनका एक वीडियो इस वक्त चर्चा में आ गया है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कैसे एक दोषी जिस पर रेप और हत्या के आरोप लगे हैं वो बाहर आकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद का संदेश दे रहा है। देखिए आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, यूपी में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और पहले वाली बात कि आप तो हरियाणा सरकार की अपनी दलीलें हैं और विरोधियों के अपने सवाल हैं, और सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि एक साल में अगर 4 बार पैरोल दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ये सवाल हर किसी के मन में आएंगे, क्योंकि हत्या और रेप का दोषी है राम रहीम। और ऐसे में बाकी देश में और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है, 2 मिनट के रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में चल रही डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में आज भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में साइबर अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों और वामपंथी उग्रवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कॉन्फ्रेंस में डिजिटल ढांचे की चुनौती पर चर्चा की गई थी। बता दें कि पिछली बार ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करवाई गई थी। आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आज वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का भी शुभारंभ करेंगे, जो नमो घाट से रवाना होगी। और इस बोट रैली की वजह से आज 8 घंटे तक गंगा में यात्री नावों को नहीं चलाया जाएगा और चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल दिसपुर में जब सीएम हिमंता से पठान फिल्म को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पूछा कौन शाहरुख खान। साथ ही सीएम हिमंता ने असम में मदरसों की संख्या को कम करने की भी इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि वो राज्य के बच्चों को एक समान और सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी करना चाहते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वैसे तो दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए आए थे, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने बीजेपी के 3 नेताओं से बैक टू बैक मुलाकात कर ली, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा बयान भी दिया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार से नाराज नेताओं का पार्टी में स्वागत है। जोशीमठ की तरह वाराणसी में भी दरकने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें वाराणसी के ही गंगा घाटों की हैं, जहां जमीन पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गंगा के पूर्वी छोर पर कछुआ सेंचुरी है और इसी वजह से वहां कई सालों से बालू खनन नहीं हो पाया है और गंगा के पूर्वी छोर का बालू का टीला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गंगा के बाएं तरफ के घाटों पर दबाव पड़ रहा है। आस्था, अंधविश्वास या चमत्कार, क्या है बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का सच? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो लोगों के जो लोग उनको जिस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या बाबा के पास सच में कोई शक्ति है, और सवाल ये भी है कि बाबा की पर्ची में आखिर किसकी मर्जी चलती है। अब उनके जो समर्थक हैं और विरोधी हैं वो आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बाबा को जो भी चैलेंज कर रहा है बाबा उसे स्वीकार कर रहे हैं और ये अचंभित करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में इस्लाम त्याग कर एक महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खुद मंच पर मौजूद रहे। इस्लाम त्यागने वाली महिला ने हिंदू धर्म की खूब तारीफ की और धर्म बदलने की वजह भी बताई। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में मध्य प्रदेश के पुजारी संघ ने प्रस्ताव पास किया है। संत पुजारी महासंघ में जुड़े हजारों कर्मकांडी ब्राह्मणों ने साफ किया कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कोई बिना वजह आरोप लगाएगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने में देरी नहीं की जाएगी। बागेश्वर धाम के समर्थन में नागपुर के बाद मुंबई में उनके चाहने वाले
सड़कों पर उतरे और हनुमान चालीसा का पाठ कर बागेश्वर सरकार का समर्थन किया। इस दौरान नारेबाजी के जरिए बाबा को चुनौती देने वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और देखिए किस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार चैलेंज भी दिया जा रहा है। विरोधी लगातार उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सच में लाखों जो भक्त हैं या जो उनके समर्थक हैं उनको इससे फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि हाँ वो भी अचंभित है, जो बाबा कह रहे हैं वो सच हो रहा है, जो पर्ची सामने आ रही है उसमें किसकी मर्जी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखिए एक तरफ चैलेंजेस मिल रहे हैं और ऐसे में नया चैलेंज बाबा को दिया गया है स्वामी अविमुक्तेशानंद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सच में इस तरह का चमत्कार है, चमत्कार शक्तियां आपके पास है, तो जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही हैं आप उन्हें भर दीजिए। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। बाबा का दिव्य दरबार सुर्खियां बटोर रहा है। हर रोज आने वाले लाखों भक्तों को फायदा हो रहा है या नहीं, इसको लेकर भी बहस छिड़ी है। इससे भी बड़ी बहस इस बात को लेकर छिड़ी है कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कार कर रहे हैं? क्या वो जो कह रहे हैं उससे लोगों की तकलीफ दूर हो रही है? इन तमाम सवालों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चुनौती दे डाली। शंकराचार्य ने साफ किया कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा जोशीमठ में आई दरारों को अपने चमत्कार से ठीक कर दें तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। शंकराचार्य ने चुनौती दी है कि छतरपुर के पूर्व बीजेपी विधायक आर.डी. प्रजापति ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन पर अंधविश्वास के नाम पर सनातनियों को लूटने का आरोप भी लगाया है। तो बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने और सनातनियों को लूटने का आरोप लग रहा है, लेकिन उनके चमत्कारों से लोग हैरान हैं और हर कोई सच जाना चाहता है। लेकिन हैरान दरअसल एमपी में चल रही राजनीति को लेकर भी लोग इस वक्त बहुत हैं। सीएम शिवराज को ही देख लीजिए, स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने पहुंचे थे और वहां पर वो योग करने लग गए, यानी कि वो अचानक से योग गुरु बन गए। आप भी देखिए रिपोर्ट। ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ो और सांस लो, सांस छोड़ो। योग गुरु के अवतार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही नजर आए। सीहोर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम अचानक ही बच्चों को योग सिखाने लगे। सीएम ने बच्चों और वहां मौजूद लोगों से सेहत का ख्याल रखने की अपील की। ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ो और सांस लो, सांस छोड़ो। शिवराज सिंह चौहान हमेशा खुद को जनता से कनेक्टेड रखना चाहते हैं, लिहाजा योग सिखाने की उनकी ये तरकीब भी उसी का एक हिस्सा मानी जा रही है। शिवराज का अपना अंदाज है तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। तो सिंधिया जी मेरे भगवान श्री राम की तरह हैं और मैं उनका हनुमान हूँ, और सेवक का काम है अपने प्रभु के कार्यों को करना, उनके संकल्प को पूरा करना। खबरें लगातार आपको दिखा रहे, तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से जो बाइडेन के घर पर तलाशी ली गई है, बड़ी खबर आपको दे दे। एफबीआई ने बाइडेन के विल्मिंगटन घर की तलाशी ली है। राष्ट्रपति के घर करीब 13 घंटे तक एफबीआई ने तलाशी ली है। एफबीआई ने कुछ और गोपनीय दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो जो बाइडेन के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये तलाशी ली है एफबीआई ने बाइडेन के विल्मिंगटन घर की तलाशी ली है। करीब 13 घंटे तक एफबीआई की तरफ से राष्ट्रपति के घर की तलाशी ली गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर एफबीआई ने एक बार फिर से, इससे पहले भी उनके घर की तलाशी ली गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि 13 घंटे तक उनके घर की तलाशी ली गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और देखिए श्वेता भी हमारे साथ आ चुकी है। श्वेता, आप कहाँ थी, इतना टाइम क्यों लग गया? बिल्कुल वॉक कर रही थी प्रीति, और मैंने सोचा तब तक आपने मोर्चा संभाल रखा है, क्या कुछ खबरों में दोस्तों को बताया अभी तक? खबरों में हमने बहुत कुछ बताया। हमने बताया कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमने ये भी बताया कि किस तरीके से बाबा के चमत्कार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कुछ अपडेट है, वॉर जोन से क्या कुछ खबर है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। डोनेकेस को जपोरिजिया के इलाकों पर कब्जे के दावे के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने डोनेकेस के ही एक और बाहरी इलाके पर रूसी सेना के कब्जे का दावा किया है। रूस का दावा है कि उनके सैनिकों ने जंग के मैदान में 50 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया, साथ ही 2 बख्तरबंद वाहनों, 3 ट्रकों समेत हॉवित्जर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि रूस के इन दावों पर अब तक यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
मैदानी जंग की तस्वीर लुहांस्क की है, जहां यूक्रेनी सेना ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है। रूसी टैंक T-90 को यूक्रेनी सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया। बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक किया है। रूस के यूएवी को भी मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने ये भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 860 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन की मदद के साथ रूस को जवाब देने के लिए अब यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए 100 यूक्रेनी सैनिक अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका इन यूक्रेनी सैनिकों को तोपों, हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वो रूसी सैनिकों को आसानी से जवाब दे सके। यूक्रेनी खुफिया विभाग की माने तो ये महाजंग का फाइनल और आखिरी महीना साबित होने वाला है। यूक्रेन में बीते हफ्ते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के मृतकों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी हिस्सा लिया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की। बता दें कि यूक्रेन में बीते हफ्ते में एक हेलीकॉप्टर स्कूल की बिल्डिंग से जा टकराया था। हादसे में एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर यूक्रेनी नागरिकों के खाने की सप्लाई को रोकने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूसी सैनिक यूक्रेन में आने वाली फूड सप्लाई को जानबूझकर तबाह करते हैं ताकि इसका असर नागरिकों पर पड़े और वो अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर भुखमरी को युद्ध का हथियार बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। और इस बीच सोमालिया से बड़ी खबर मिल रही है। चरमपंथी संगठन पर अमेरिकी सेना की स्ट्राइक देखने को मिली है। चरमपंथी संगठन अल शबाब पर एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अल कायदा से जुड़ा हुआ अल शबाब था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बड़ी ये स्ट्राइक है चरमपंथी संगठन पर अमेरिकी सेना की स्ट्राइक है। दरअसल ये संगठन अल शबाब बताया जा रहा है जिस पर एयर स्ट्राइक की गई है और एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अल कायदा से भी ये अल शबाब जुड़ा हुआ था। बड़ी खबर सोमालिया से मिल रही है। और प्रीति, ये खबर तो आपने बड़ी खबर बता दी आप, क्योंकि उत्तराखंड से, तो एक खबर मैं भी आपको बता दूं। उत्तरकाशी में जो सिद्धपीठ है धारी देवी मंदिर, वो 9 साल बाद 28 जनवरी को अपने नवनिर्मित मंदिर में जो है उसमें विराजमान होने वाली हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से आपदा आई थी केदारनाथ की, उसके बाद से 9 साल का वक्त गुजर गया। अस्थायी मंदिर में रह रही थी धारी देवी, अब नवनिर्मित मंदिर में जो है वो विराजमान होने वाली है। तो ये अच्छी खबर, आपको बहुत अच्छी खबर है। ये रिपोर्ट दोस्तों को दिखा देते हैं। 28 जनवरी को 9 साल बाद आखिरकार मां धारी देवी अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। उत्तराखंड वासी लंबे समय से धारी देवी की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित करने का इंतजार कर रहे थे। अब इस खबर से देवभूमि के लोगों में खुशी की लहर है। मंदिर शिफ्टिंग को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के बाद ये डूब क्षेत्र में आ रहा था। इसके लिए इसी जगह परियोजना संचालन कर रही कंपनी की ओर से पिलर खड़े कर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन जून 2013 में केदारनाथ जल प्रलय के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मूर्तियों को अपलिफ्ट कर दिया गया था और पिछले 9 साल से अस्थायी मंदिर में ही धारी माँ की पूजा हो रही है। आज से नवनिर्मित मंदिर में धारी देवी के नाम से पाठ शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 28 जनवरी को विधि विधान के साथ देवी माँ की मूर्ति को शिफ्ट किया जाएगा। और अब एक दिलचस्प खबर मिर्जापुर से है, जहां मधुशाला बन गई गौशाला। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दरअसल एक नील गाय शराब की दुकान में घुस गए और उसके बाद जमकर वहां पर हड़कंप मच गया। और इस नील गाय ने किस तरीके से भगदड़ मचाई, 6 लोगों को इसने घायल कर दिया। वन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी इसे पकड़ने के लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। जाल लगाया गया है, लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी वहीं खड़े हैं। कुछ दूर नजर जाती है तो जहां मधुशाला लिखा है उसके अंदर एक नील गाय दिखाई देती है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं। यहाँ शराब की दुकान में नील गाय घुसने से हड़कंप मच गया और भगदड़ में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मिर्जापुर में जंगल से निकलकर शहर में नीलगाय आम लोगों के लिए मुसीबत साबित हुई। बाइक और नीलगाय की भिड़ंत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोतवाली इलाके के विशालपुरी कॉलोनी के पास एक बाइक सवार की नीलगाय से सीधी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बाइक सवार को काफी चोट आई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।
बीच बाजार नीलगाय होने की जानकारी वन विभाग को दी गई। कुछ देर बाद वन महकमे की एक टीम मौके पर पहुंची और नीलगाय को रेस्क्यू करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद शराब की दुकान का दरवाजा बंद किया गया और नीलगाय को काबू में किया जा सका। तो देखा प्रीति किस तरीके से नीलगाय ने भगदड़ मचा दी, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। किसी तरीके से जाल फैलाकर, जाल बिछाकर जो है नीलगाय को पकड़ा गया। तब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। बिल्कुल राहत की सांस ली। लेकिन स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ चल रहा है, क्रिकेट और हॉकी मैच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर आईओए ने जांच टीम का गठन किया है। आईओए की 7 सदस्यों की जांच कमेटी के सबसे अहम सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त हैं और वो खुद भी हरियाणा से आए रेसलर रह चुके हैं। हालांकि अब पहलवानों के आरोपों पर योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पहलवानों को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। हॉकी विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच क्रॉसओवर मुकाबला है। मैच से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। मिडफील्डर हार्दिक सिंह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह राजकुमार पाल को मौका दिया गया है। बता दें कि अगर आज भारतीय टीम जीत जाती है तो क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला पूल बी के टेबल टॉपर से होगा। पूल डी से इंग्लैंड की टीम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने रायपुर में हुए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। 109 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। रोहित के 51 रन और शुभमन गिल के नाबाद 40 रनों के बदौलत भारत ने यह आसान जीत दर्ज की। सीरीज का तीसरा मैच 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी के चलते न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर होना पड़ा था। अब उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शुरुआती 2-3 टेस्ट खेलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है। वहीं सरफराज खान के बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल उन्हें टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का फोकस फिलहाल श्रेयस की रिकवरी पर ही है। आईपीएल फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ट्विटर अकाउंट शनिवार सुबह हैक हो गया। हैकर्स ने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर बोर्ड ऐप याच क्लब रख दिया। इस पर हैकर्स ने एनएफटी से जुड़ी पोस्ट की। हैकर्स ने हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर और बायो भी बदल दी। फिलहाल ट्विटर ने प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आरसीबी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। तो क्रिकेट में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। अगर हम बात हॉकी की करें तो हॉकी में भी इंडिया के सामने न्यूजीलैंड ही होगी। तो ये तो स्पोर्ट्स जगत की बात हुई प्रीति, लेकिन बात अब मेरठ की कर लेते हैं। खबर मेरठ से है जहां 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है और यहाँ पत्थर, लाठी, डंडे क्या कुछ नहीं चले, गोलियां तक चली हैं। माजरा क्या है वो दिखाते हैं, देखिए जरा। टीन की छत पर खड़ा एक शख्स तमंचे से फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। युवक जैसे ही फायरिंग करता है, दूसरी साइड से उस पर पत्थर और लकड़ियों से हमला हो जाता है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर फेंके जाते हैं और तमंचे वाला युवक वहां से भाग खड़ा होता है। उसके बाद भी पथराव रुकता नहीं है और कुछ लोग भागते हुए युवक को पकड़ने की आवाज भी लगाते रहते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान एक बुजुर्ग नीचे गिर जाता है। दरवाजा जल्दी से, दरवाजा खोलो, दरवाजा मुल्ला जी गिर गए, मुल्ला जी गिर गए नीचे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। जानकारी के मुताबिक लिसाड़ी गेट एरिया के मजीद नगर के रहने वाले असलम बावर्ची को नमाज पढ़ने जाते वक्त 3 अज्ञात युवकों ने गोली मार दी थी, जिससे वो घायल हो गया। इस दौरान भीड़ जमा होते ही देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने युवक का पीछा किया तो एक आरोपी छत पर चढ़कर फायरिंग करने लगा। तो मेरठ में जो बवाल हुआ प्रीति, उसकी जांच पुलिस कर रही है। वीडियो जो आए हैं, जो सबूत है, उसको देखते हुए जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने गोली कांड किया। आपने मेरठ की बात की, लेकिन हम बात लखनऊ को भी कर लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में वहां पर मामूली सी कहासुनी के बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस के सामने दोनों पक्ष जमकर हंगामा करने लगे। पूरी रिपोर्ट क्या है, देखिए। सड़क पर भारी भीड़ जुटी है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों के बीच पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी है। पुलिस के जवान लोगों से बात कर रहे हैं, आसपास जाकर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं से भी पुलिस बात करती नजर आ रही है।
तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ मौलवीगंज में दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक दोनों पक्षों के लोगों में बहस होती रही। सड़क पर ही पूरा संग्राम चलता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारी काफी देर तक लोगों को समझाते रहे। तनाव ज्यादा न बढ़े, इसके लिए इलाके में पुलिस के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छोटे से कमेंट को लेकर बहस शुरू हुई थी, जिसके बाद नौबत पुलिस बुलाने तक की आ गई। और प्रीति, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दोस्तों को वो बता दें। हिमाचल प्रदेश से खबर है, लाहौल स्पीति पर एक बार फिर से एवलांच जो है वो आया है और इसकी तस्वीर जो है लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद भी की है। जिस तरीके से एवलांच आने की खबर सामने आई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। बर्फबारी के बाद धूप खिलते ही पीर पंजाल में चोटी से हिमखंड टूटकर गिरा। इसमें जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों में दहशत है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर एवलांच आ चुका है, उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। तो लगातार ये दूसरी बार है जब कुछ ही दिनों के भीतर लाहौल स्पीति में जो है एवलांच की तस्वीर सामने आई है। केलांग से बताया जा रहा है 11 किलोमीटर दूर चंद्राभागा नदी के ठीक ऊपर पीर पंजाल की चोटी से बर्फीला तूफान जो है वो नीचे आया और वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एवलांच की जो तस्वीरें आई है वो डराने वाली है, काफी खतरनाक है। लेकिन देखिए, 3 दिन पहले की अगर बात करें तो किस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है और बदलते मौसम से कहीं ना कहीं लोग भी परेशान है, क्योंकि तबियत भी खराब हो जाती है। श्वेता, क्योंकि देखिए मुझे तो कोल्ड भी हो चुका है, इवन फीवर भी हो रहा है, तो ऐसे में तो हम ये कहेंगे आप सावधान रहिए। लेकिन बदलते मौसम की क्या है हर अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए आप। एवलांच की हैरान कर देने वाली तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति से सामने आई है, जहां बर्फबारी के बाद धूप खिलते ही पीर पंजाल की चोटी से हिमखंड गिरा। एवलांच के आने से आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ये वीडियो एक टीचर ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया था। हालांकि इस एवलांच में किसी शख्स के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोगों के खेत बर्फ के मलबे में दबकर तबाह हो गए हैं। उत्तर भारत में मौसम हर दिन के साथ बदल रहा है। जहां मौसम विभाग ने सर्दी से राहत मिलने के आसार जताए थे, तो वहीं अब IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आने वाली 24 जनवरी से नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और इसकी वजह है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जहां 24 और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। बीती 21 जनवरी ने 2 साल के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी कि 23.3 दर्ज किया गया था। ये 2020 के बाद जनवरी का सबसे गर्म दिन था। इससे पहले साल 2021 में 5 जनवरी को तापमान 23.2 डिग्री, तो वहीं 2020 में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में भी मौसम के बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो MP के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 2 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी भोपाल में बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा, तो वहीं इंदौर में मौसम के साफ रहने की संभावना है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दमोह, निवाड़ी और पन्ना में हल्की बारिश के आसार हैं। बिहार में शुक्रवार और शनिवार रात से अचानक बदले मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। माना जा रहा है कि आज भी बिहार में बारिश होने के आसार हैं। हालांकि बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और कोहरे का प्रकोप अब भी बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो बारिश और कोहरे से प्रदेशवासियों को आने वाली 23 जनवरी से राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह शाम की ठंड रहेगी। और प्रीति, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप बता रही हैं कि तबीयत थोड़ी नासाज है। लेकिन देखिए, ऐसे में आप सब हमारे दोस्तों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग बीमार भी इस मौसम में पड़ रहे हैं। लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की रीवा की भी कर लेते, क्योंकि खबर वहां से सामने आ रही है। जानकारी ये है कि देर रात को प्राचीन शिव मंदिर पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। गुस्सा भी जताया, आक्रोश भी दिखाया और सवाल भी पूछे।
नाराज लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां एक पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और सरकार पर तीखा हमला बोला। रीवा में ढेका मोहल्ले के पास बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने जब जेसीबी चलाकर प्राचीन शिव मंदिर को गिराया जा रहा था, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस कारनामे में कुछ नेता भी शामिल हैं, जिनके इशारे पर मंदिर को गिराया जा रहा है। विरोध की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह लोगों को समझाया और जांच के बाद आगे एक्शन लेने का दावा किया। आस्था लोगों की जुड़ी हुई है मंदिर से, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने प्रारंभिक जांच में लिया हुआ है और यदि अपराध किसी का वाकई पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, सवाल तो ये है कि आखिर देर रात को ये मंदिर गिराने की कोशिश क्यों की गई, और अब ऐसे में हिंदू संगठनों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। बिल्कुल, यहाँ हिंदू संगठनों के खिलाफ प्रीति आक्रोश है। सतना में भी लोगों की नाराजगी जो है वो देखने को मिली, लेकिन सतना में जैसे ही धान की बोरियां खुली, भ्रष्टाचार के सिस्टम की पोल खुल गई। कैसे, दिखाते हैं आपको, देखिए माजरा क्या है। धान की बोरियां खुलते ही सिस्टम की पोल भी खुल गई और सच सामने आ गया। इस बोरी से धान के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी निकले। अनुमान है कि ये पत्थर कम से कम आधा किलो के रहे होंगे, यानी तकरीबन 35 किलो धान की बोरी में आधा किलो तो पत्थर ही निकल गया। अब इस बोरी को ध्यान से देखिए। जैसे ही जांच के लिए इसे खोला गया, इसमें धान कम और मिट्टी ज्यादा निकली। धान खरीद का ये पूरा खेल मध्य प्रदेश के सतना में हुआ, जहां बोरियों में धान की जगह मिट्टी, पत्थर, कंकड़ और भारी वजन की भीगी धान पाई गई। गड़बड़ी का मामला वैष्णव स्वयं सहायता समूह शिवराजपुर केंद्र में उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी सिस्टम के तहत ही धान खरीदी गई थी। जब इस धान को स्टोर करने के लिए नागौद के कक्तोन वेयर हाउस लाया गया, तो वहां जांच के दौरान घोटाले की पोल खुल गई। जानकारी मिलते ही जिम्मेदार अफसर मौके पर पहुंच गए। अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच और दोषियों पर एक्शन लेने का दावा किया गया है। तो देखा आपने, लोगों में नाराजगी क्यों है, किस तरीके से भ्रष्टाचार के सिस्टम की पोल यहाँ पर खुल गई। फिलहाल सत्येंद्र हमें इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी खबर शायद इस वक्त आई है। एक बार प्रीति वो भी बता दे। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान पर एक और संकट जो है वो मंडराने लगा है। ये संकट क्या है वो आपको बता दे। पाकिस्तान में निर्यात जो है वो पूरी तरीके से रुक सकता है। शिपिंग एजेंट्स की पाक सरकार को चेतावनी जो है वो दी गई है। विदेशी शिपिंग लाइंस बंद कर सकती हैं अपनी सेवाएं। कराची बंदरगाह पर हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं। पीएसएए के अध्यक्ष की वित्त मंत्री डार को ये चेतावनी जो है वो जारी की गई है। विदेशी शिपिंग कंपनियां काम जो है वो बंद कर सकती हैं, तो निर्यात जो है वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में एक और आर्थिक संकट जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पहले से ही हालात जो है वहां खस्ताहाल चल रहे हैं और अब एक और आर्थिक संकट से जूझता हुआ पाकिस्तान जो है वो नजर आएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी के साथ क्योंकि राजनीति, खेल, दुनिया और युद्ध जगत से जुड़ी हर एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, अपडेट दिया कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं, लेकिन फिल्म जगत यानी कि मनोरंजन जगत में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। 210 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर ने नई चिट्ठी लिखकर नोरा फतेही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का कहना है कि वो और जैकलीन सीरियस रिलेशनशिप में थे, जिसे देखकर नोरा काफी जलती थी। सुकेश का दावा है कि नोरा नहीं चाहती थी कि वो और जैकलीन साथ रहे और वो खुद सुकेश को डेट करना चाहती थी, इसलिए नोरा सुकेश को जैकलीन के खिलाफ भड़काती थी और दिन में कई बार फोन भी करती थी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया है। रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुशांत के साथ कुछ पुरानी तस्वीरों को भी साझा किया। रिया ने इन फोटोज के साथ एक छोटा सा कैप्शन भी दिया। कैप्शन में उन्होंने इन्फिनाइट इमोजी और उसके साथ में +1 लिखा है। रिया के इस कैप्शन का मतलब है कि सुशांत आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हम सबके बीच है। साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा साल 2022 की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फैंस बेसब्री से इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि ऋषभ शेट्टी ने दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दिया है। वो सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। कंतारा 2 का बजट भी बढ़ गया है, लेकिन मूवी स्टाइल, नरेशन और सिनेमेटोग्राफी सब कुछ पिछली फिल्म जैसा ही रहेगा। टीवी की बड़ी हस्तियों में से एक श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस बीच उनका इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो शेयर किया गया है।
जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ झूमे जो पठान गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल श्वेता का ये डांस वीडियो उनके एक फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसे अब तक 9 लाख से ज्यादा बार सोशल मीडिया पर देखा जा चुका है। हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत किसी बी टाउन एक्ट्रेस से कम नहीं है। मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में शाहिद की लेडी लव अपना टैलेंट दिखाती हुई नजर आ रही हैं। मीरा ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के देवा देवा सॉन्ग की धुन को पियानो पर बजाया है। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे भाग्य बदलने वाला शो भाग्य योग। सुबह 7:50 पर बने रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी। तो आपसे थोड़ी देर पे यानी कि 7:50 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी हाँ, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइबर क्राइम, ड्रग्स, आतंकवाद पर चर्चा होनी है। दूसरी खबर यह है कि लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज जम्मू पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। फिनलैंड कंट्रोवर्सी पर दिल्ली सरकार की बैठक, शिक्षकों के साथ आप सरकार करेगी मीटिंग। कोरोना पर भारत की एक और बड़ी जीत है। 26 जनवरी को लॉन्च होगी पहली नेजल वैक्सीन। तो ये आज की बड़ी खबर रहने वाली है। इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। 7:50 पर देखना ना भूलिए भाग्य योग।